सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही है? आज तो उसकी पहली रसोई है। कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी। अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे। जैसे ठंडा ठंडा शरबत और आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ। दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं। रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा। रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है। पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक। हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया। गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी। ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी। रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू। इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है।
रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हा बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। हा जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो। हाँ, सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है। क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो। अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है। खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। एक महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे।
कहाँ जाए, उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया। राजू एक गरीब युवक है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ शहर के एक छोटे से झोपड़े में रहता है। वो हर रोज सुबह 5 बजे उठकर अपना मैंगो शेक का ठेला लेकर निकल जाता है। एक सुबह जब वो अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात गोपाल से होती है। अरे राजू, कितना कमाता है तू रोज? हमको लगता है तेरा धंधा अच्छा चल रहा है। क्यों? नहीं गोपाल भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस दिन भर में 300-400 रुपए कमा लेते हैं, जिससे माँ की दवाई और घर का खर्चा चल जाता है। अच्छा, मेरे पास एक प्रस्ताव है तेरे लिए। तू हमारे खेत पर काम कर ले, हम तुझे रोज के 500 रुपए देंगे। धन्यवाद गोपाल भाई, लेकिन हम अपना ही काम ठीक से कर लेते हैं। हमारे मैंगो शेक में कुछ खास है जो लोगों को पसंद आता है। अरे तू तो बड़ा अकड़ रहा है। याद रखना, इस इलाके में तेरा ठेला लगाने की इजाजत हमारी वजह से है। गोपाल वहां से गुस्से में चला जाता है। राजू अपने ठेले पर मैंगो काटने लगता है और अपना विशेष मैंगो शेक बनाने की तैयारी करता है। हमारे मैंगो शेक का राज हमारी माँ का दिया हुआ नुस्खा है। आम को पकाने का तरीका, उसमें दालचीनी और इलायची की सही मात्रा में मिलाना, ये तो हमारे मैंगो शेक की खासियत है। तभी वहां एक आलीशान कार रुकती है और उससे एक सुंदर महिला बाहर निकलती है। भैया, एक मैंगो शेक देना।
जी बिल्कुल, अभी बनाता हूँ। आप पहली बार आई हैं यहाँ? हाँ, मेरी दोस्त ने बताया कि यहाँ का मैंगो शेक बहुत अच्छा है। राजू अपने विशेष तरीके से मैंगो शेक बनाता है और सारिका को देता है। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। इसमें कुछ अलग सा स्वाद है। क्या डालते हो इसमें? ये हमारी माँ का नुस्खा है। थोड़ी सी दालचीनी और इलायची का मिश्रण, बस। मेरा नाम सारिका है। मैं शहर में एक नया कैफे खोल रही हूँ। क्या तुम मेरे कैफे के लिए मैंगो शेक सप्लाई कर सकते हो? हम आपके कैफे के लिए? हाँ, ये मैंगो शेक मेरे कैफे के मेन्यू में ना एक खास आइटम बन सकता है। लेकिन मैडम, हम तो बस एक छोटा सा ठेला चलाते हैं, इतनी बड़ी सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तुम अपना नंबर दो, हम बात करते हैं इस बारे में। राजू सारिका को अपना नंबर दे देता है। उस रात वो अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। माँ, आज एक मैडम आई थी, वो अपने कैफे के लिए हमारा मैंगो शेक चाहती हैं। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हारा ठेला छोड़कर दूसरे के लिए काम करना। नहीं माँ, वो हमारा मैंगो शेक अपने कैफे में बेचना चाहती हैं। हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन बेटा, हमारा नुस्खा तो हमारा राज है। अब किसी को भी दे दिया तो फिर हमारी खासियत क्या रहेगी बेटा? अगले दिन जब राजू अपना ठेला लगा रहा होता है, तभी गोपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आता है। क्या बात है राजू, सुना है तेरा धंधा बढ़ने वाला है। आपको कैसे पता? इस इलाके में कुछ भी छिपता नहीं है हमसे। अब सुन, या तो तू हमें 5,000 रुपए महीना दे या फिर अपना ठेला यहाँ से हटा ले। लेकिन गोपाल भाई, इतने पैसे? अब तू बड़ा आदमी बनने जा रहा है तो खर्च भी बड़ा होगा ना। कल तक का वक्त है तेरे पास। गोपाल चला जाता है और राजू परेशान हो जाता है। उसी शाम सारिका उससे मिलने आती है। राजू, मैंने सब सोच लिया है। तुम अपना रेसिपी जो है ना वो हमें सिखा दो। हम तुम्हें हर महीने 15,000 रुपए देंगे और साथ ही तुम्हारे नाम से ही मैंगो शेक बेचेंगे। राजू का स्पेशल मैंगो शेक। लेकिन मैडम, ये रेसिपी हमारी माँ का दिया हुआ है, हम इसे कैसे? राजू, मैं समझती हूँ, लेकिन सोचो, तुम्हारी माँ की दवाई, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, ये सब तुम दे पाओगे उन्हें? राजू उस रात घर पहुंचकर अपनी माँ से फिर बात करता है। माँ, आज फिर वो मैडम आई थी। वो हमें हर महीने 15,000 रुपए देने को तैयार है। बस हमें अपना नुस्खा उन्हें बताना होगा। बेटा देखो, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। तुम्हारे पिताजी ने मरते वक्त ये नुस्खा हमें दिया था, कहा था इसे संभाल कर रखना। लेकिन माँ, गोपाल भी अब हमसे पैसे मांग रहा है, नहीं तो ठेला हटाने की धमकी दे रहा है। ऐसा करो, उस मैडम से कहो कि वो तुम्हें अपने कैफे में नौकरी दे दें। तुम वहीं जाकर मैंगो शेक बनाओगे, लेकिन नुस्खा अपने पास ही रखोगे। हाँ। अगले दिन राजू सारिका से मिलता है और अपनी माँ की बात बताता है। ये तो और अच्छा है राजू, तुम हमारे कैफे में आकर मैंगो शेक बनाओगे और हम तुम्हें हर महीने 25,000 रुपए देंगे। सच में मैडम? लेकिन गोपाल? तभी वहाँ एक आलीशान कार रुकती है और उससे रवि बाहर निकलता है। सारिका, तुम यहाँ? हाँ रवि, मिलो, ये राजू है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तो तुम हो वो मैंगो शेक वाले। सारिका ने बहुत तारीफ की है तुम्हारे मैंगो शेक की। जी, हम ही हैं। और ये गोपाल कौन है? वो इस इलाके का भूमिहार है, हमसे पैसे मांग रहा है। चिंता मत करो, उसको मैं देख लूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ और सारिका मेरी बहन है। अगले दिन जब गोपाल अपने गुंडों के साथ राजू के ठेले पर आता है, वहाँ रवि पहले से ही मौजूद होता है। अरे रवि साहब, आप यहाँ? हाँ गोपाल, अब से राजू मेरी बहन के कैफे में काम करेगा और तुम्हारी इस इलाके की दादागिरी अब बंद होगी, समझे? जी साहब, हम तो बस कुछ नहीं। चलो चलो यहाँ से। गोपाल अपने गुंडों के साथ वहां से चला जाता है। सारिका राजू को अपने कैफे ले जाती है। राजू, ये रहा तुम्हारा नया वर्क स्टेशन। अब से तुम यहीं अपना स्पेशल मैंगो शेक बनाओगे। वाह मैडम, ये तो बहुत सुंदर है। और इतने सारे फ्रूट। हाँ राजू, और लोग तुम्हारे मैंगो शेक को पीने के लिए ना लाइन लगाएंगे। तुम खुद एक ब्रांड बन जाओगे, राजू का स्पेशल मैंगो शेक।
समय बीतता है और राजू का मैंगो शेक शहर भर में मशहूर हो जाता है। उसकी माँ की दवाई नियमित रूप से चलती है और वो अच्छे मकान में रहने लगता है। एक दिन सारिका राजू से एक प्रस्ताव लेकर आती है। राजू, हमारा कैफे इतना सफल हो गया है कि अब हम पूरे देश में फ्रेंचाइजी खोलने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। पार्टनर? लेकिन मैडम, हम तो बस एक गरीब। राजू, अब तुम गरीब नहीं हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ का नुस्खा दोनों ने मिलकर ये सफलता दिलाई है। तो हम चाहते हैं कि तुम 10% शेयर के साथ हमारे पार्टनर बनो। राजू अपनी माँ से सलाह लेता है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। बेटा, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। उनका नुस्खा आज तुम्हें इतनी ऊंचाई तक ले गया है। जाओ, आगे बढ़ो। राजू सारिका और रवि के साथ बिजनेस पार्टनर बन जाता है। आज राजू का स्पेशल मैंगो शेक पूरे देश में जाना जाता है। वो गरीब मैंगो शेक वाला जो कभी दिन भर में 300-400 रुपए कमाता था, आज करोड़ों का मालिक है। मेरी कहानी से यही सबक है दोस्तों, कि अपने हुनर पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और हाँ, कभी भी अपने परिवार की विरासत को मत भूलो, क्योंकि वही तुम्हारी असली पूंजी है। और इस तरह एक गरीब मैंगो शेक वाले की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बन गई। आज राजू अपनी माँ के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और हजारों लोगों को रोजगार दे रहा है। उसका मानना है कि सच्चाई और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। रमेश एक गरीब मजदूर है जो अपनी पत्नी कमला के साथ एक छोटे से कमरे में रहता है। गर्मियों का मौसम है और तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। रमेश अपने मालिक के यहाँ काम करता है और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो कोई कूलर या एसी खरीद सके। अरे बाप रे, इस गर्मी में तो जान ही निकल जाएगी। पूरे दिन धूप में काम करके आया हूँ, सारा शरीर फट रहा है। अरे आ गए आप, पानी लीजिए, थोड़ा ठंडा है, मैंने मिट्टी के घड़े में रखा था। कमला, हमारे पड़ोसी अंकित भाई के घर में देखा है कितना मजा है। आज उनके घर गया था काम के सिलसिले में। वहां एसी चल रहा था, बिल्कुल ठंडा कमरा, और यहाँ इस छोटे से पंखे के नीचे भी कोई राहत नहीं है। अरे सुनिए, हम गरीब लोग हैं, हमारे नसीब में कहाँ एसी कूलर। छत पर पानी छिड़क दिया है, थोड़ी देर में ठंडक हो जाएगी। हाँ, यही तो दुख है। जिनके पास पैसा है वो गर्मी से बच जाते हैं और हम गरीब लोग बस तपते रहते हैं। अगले दिन रमेश अपने मालिक सुरेश के यहाँ काम करने जाता है। वहाँ भी गर्मी से बेहाल होकर काम करता रहता है। रमेश, जरा पानी लाओ, और हाँ, बगीचे की मिट्टी भी बदलनी है आज। जी मालिक, अभी लाता हूँ। अरे इतनी धूप में काम कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं मैडम, काम ज्यादा है, शाम तक खत्म करना है। सुनिए, हमारा पुराना कूलर तो बस पड़ा है गैराज में, क्यों ना इसे रमेश को दे दें। नया तो हमने ले ही लिया है ना। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। वैसे भी हम इसे बेचने वाले थे, लेकिन इसे दे देते हैं। शाम को जब रमेश काम खत्म करके घर जाने लगता है, तब अंकित उसे रोकता है। रमेश रुको, हमारा एक पुराना कूलर है, अब तो हमने नया ले लिया है, तुम वो ले जाओ अपने घर। क्या सच में साहब, हमारे लिए कूलर? नहीं साहब, इतना बड़ा उपहार कैसे ले सकता हूं मैं। अरे भाई, पुराना ही तो है, हमारे लिए तो ये कोई काम का नहीं है, तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ रमेश, ले जाओ, इस गर्मी में तुम्हारे काम आएगा। रमेश को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। वो अंकित साहब का पुराना कूलर लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। कमला, कमला देखो क्या लाया हूं मैं। अरे ये क्या, ये कूलर कहाँ से आया? अंकित साहब ने दिया है। उन्होंने ये नया कूलर खरीदा है तो पुराना हमें दे दिया। हाँ, सच में? अब हमारे घर में भी कूलर चलेगा? कितनी अच्छी बात है। हाँ, अब हम भी गर्मी में थोड़ी राहत पालेंगे। लेकिन रमेश और कमला की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। उन्हें पता चलता है कि कूलर चलाने के लिए बिजली का बिल तो बहुत ज्यादा आएगा, जो उनके बजट से बाहर है। अब क्या करें? इतना बिजली का बिल हम कैसे भरेंगे जी? मुझे नहीं पता था कि ये कूलर इतनी बिजली खाएगा। अब तो समझ में आया कि गरीब आदमी के लिए ये भी एक सपना ही है।
तो क्या हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? एक काम करते हैं, सिर्फ रात को सोते वक्त थोड़ी देर के लिए चलाएंगे ताकि थोड़ी ठंडक मिले और हम अच्छी नींद ले सकें। अगले दिन मोहन बिजली विभाग से आता है और रमेश के घर का मीटर चेक करता है। रमेश भाई, तुम्हारे घर में बिजली की खपत अचानक बढ़ गई है। क्या कोई नया उपकरण लगाया है? हाँ भाई, ये कूलर मिला है हमें, लेकिन हम बहुत कम चलाते हैं बिजली के बिल के डर से। अरे यह तो पुराना मॉडल है, बिजली बहुत खाता है। इसे चलाओगे तो बिल 3 से 4 गुना आएगा। तो क्या करें, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक उपाय है, मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर काम करता है, वो इसे मॉडिफाई कर सकता है ताकि बिजली कम खाए। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन फिर हर महीने बचत होगी। सच में? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। मोहन की मदद से रमेश अपने कूलर को मॉडिफाई करवाता है, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। अब उसके घर में भी ठंडक रहने लगती है। आहा, कितनी अच्छी ठंडक है। अब तो रात को नींद भी अच्छी आती है। हाँ, और अब बिजली का बिल भी उतना नहीं आता। मोहन ने सच में बहुत मदद की। एक दिन अंकित और सीमा रमेश के घर आते हैं। वाह, कितनी अच्छी ठंडक है यहाँ। आहा, हमारा कूलर तो बेहतर से बेहतर हो गया है। हाँ साहब, मोहन ने इसे मॉडिफाई कर दिया है। अब ये कम बिजली में ज्यादा ठंडक देता है। क्या बात है, हमें तो ये आइडिया नहीं आया। अच्छा, अब तुम लोग आराम से रह रहे हो ना? हाँ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। आपने हमारे जीवन में बहुत खुशियां ला दी हैं। इस घटना से रमेश को एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिलता है। साहब, मैंने सोचा है कि मैं अपने जैसे गरीब लोगों के लिए पुराने कूलर और पंखे मॉडिफाई करने का काम शुरू करूं, ताकि कम पैसों में भी लोग गर्मी से राहत पा सकें। बहुत अच्छा विचार है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे कई दोस्त हैं जो अपनी पुरानी चीजें दान करना चाहते हैं। कुछ महीनों में रमेश का छोटा बिजनेस शुरू हो जाता है। वो पुराने एसी, कूलर और पंखे को मॉडिफाई करके कम बिजली खर्च में चलने वाले उपकरण बनाता है और गरीब लोगों को किश्तों पर बेचता है। इसे सिर्फ 4 घंटे चलाओगे तो भी पूरे दिन कमरा ठंडा रहेगा और बिजली भी आधी से भी कम खर्च होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, एक गरीब के घर आया कूलर, कैसे हमारे जीवन को बदल गया। अब हम दूसरे गरीबों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ कमला, कभी कभी भाग्य एक छोटी सी चीज देकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इस तरह एक गरीब आदमी के घर आया पुराना कूलर न सिर्फ उसके परिवार के लिए सुख और आराम का कारण बना, बल्कि उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। अब रमेश अपने जैसे कई गरीब लोगों की मदद कर रहा है और एक सफल छोटे व्यवसायी के रूप में अपना जीवन यापन कर रहा है। गांव का चौक, चारों तरफ हलचल। मजदूर, रिक्शे वाले, बच्चे, बुजुर्ग अपने अपने बर्तन लिए कतार में खड़े हैं। एक सादा सा लकड़ी का बोर्ड टंगा होता है, माँ की रसोई, भूखा आए खाना खाए, जरूरतमंद आए इज्जत ले जाए। इस ढाबे को बाबा हरिदास चलाते थे। अरे भैया, देखो तो सही, इतनी गम में भी यहाँ रोटी सब्जी मिल रही है, वो भी बस 10 रुपए में। अरे ऐसे ही लिख दिया होगा। आज के समय में अनाज का एक दाना भी सोने बराबर मिलता है। इतनी महंगाई में भला 10 रुपए में कहाँ ही कोई खाना खिलाता है। अरे जब लिखा है यहाँ, तो खाना क्यों नहीं मिलेगा 10 रुपए में? देखो, भीड़ भी कितनी लगी है ढाबे पर। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये 10 रुपए में ढाबे पर ही बैठने देंगे। खाना खाने के लिए 150 तो लेंगे ही। और हमारी जेब तो खाली है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार पूछने में क्या ही हर्ज है। वैसे भी इतनी भूख लग रही है, सुबह से काम करके थक गए हैं। घर पर जाएंगे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। पत्नी भी मायके गई हुई है। चलो भाई, जब तुम्हारा मन नहीं मान रहा है तो क्या ही कर सकते हैं। चलो पूछ लेते हैं। दोनों ढाबे में जाते हैं। अरे एक काका, सुनिए जरा, यहाँ लिखा है कि 10 रुपए में रोटी सब्जी मिलती है, ये क्या सच है? अरे बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ तुम भले ही खाली पेट आते हो, पर कभी खाली पेट जाते नहीं हो। और जेब खाली हो तो 5 रुपए में भी खाना मिल जाता है। सुना है कई बार तो मुफ्त में भी खाना खिला देते हैं। हाँ रे, इस बाबा हरिदास का दिल बड़ा है। कहते हैं भूख से बड़ी कोई बीमारी नहीं और दुआ से बड़ा कोई इलाज नहीं। मैं सालों से मजदूरी करता आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ जैसी इज्जत नहीं मिली।
भूख से तड़प कर अगर हम मजदूर लोगों ने सब देखा है, पर यहाँ जैसा प्यार और इज्जत मिलता है वैसा कहीं नहीं। ये तो वाकई में पुण्य है। आज के समय में हर कोई सबसे पहले बस खुद के बारे में ही सोचता है। मुझे तो पहले यकीन भी नहीं हो रहा था कि कोई इतना सस्ता खाना भी खिला सकता है, पर यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हो गया कि लोगों में इंसानियत और प्यार अब भी है। लाइन में खड़े बच्चे खिलखिलाते हैं। अंदर रसोई में बाबा खुद ही चूल्हे पर रोटियां सेक रहे होते हैं। पास ही एक छोटी बच्ची छुटकी पानी के गिलास भरकर बाहर बांट रही होती है। बाबा, आज तो बहुत भीड़ है, आटा जल्दी खत्म हो जाएगा। बेटा चिंता मत कर, ऊपर वाला भूख के साथ साथ रोटी भी भेज देता है। बाबा, तुम्हारी वजह से मेरे पोते पोतियों का पेट भरता है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा। ये तो सब भगवान की रसोई है, मैं तो बस चूल्हे पर हाथ जलाता हूँ। पूरा माहौल प्यार और अपनेपन से भरा हुआ होता है। इसी तरह हरिदास बाबा कम पैसों में लंगर वाला ढाबा चलाते हैं और इसी तरह गरीब लोगों का पेट भरते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद ढाबे पर शहर से एक रवि नाम का लड़का आता है। हाथ में स्मार्टफोन, शहरी अंदाज। रवि ढाबे पर इतनी भीड़ देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, पैसे देकर भी भला कभी किसी ढाबे पर इतनी बड़ी लाइन तो नहीं देखी है। फिर यहाँ इतनी लंबी लाइन किस बात की है? रवि ढाबे में जाता है, लोगों की बात सुनता है, उनसे काफी पूछता भी है। क्या ये सब ढाबे के खाने के लिए है और सबको मुफ्त में खाना? कहीं कोई धंधा तो नहीं? क्योंकि पुण्य भी वही इंसान करता है जिसे बस अब अपने पाप धोने हो। जरूर इन्हें भी पुण्य दिखाकर ही अपने काले कारनामों को छुपाना होगा, तभी तो इतना सस्ता और मुफ्त में ढाबा चला रहे हैं। रवि को बाबा के इरादों पर शक होने लगता है और वो बाबा पर नजर रखने लगता है। लेकिन रवि को हरिदास बाबा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। लंगर ढाबे से परेशान होकर एक दिन रवि खुद ही बाबा के पास जाता है और उनसे पूछता है। ओ बाबा जी, इतना खाना मुफ्त, इसमें आपका फायदा क्या है? देखिए, मैं आज का नौजवान हूँ, मुझे कोई उल्टी पट्टी पढ़ाना भी मत। मुझे सब अच्छे से पता है कि इन सब के पीछे आपका कोई जागती फायदा होगा, तो अब सीधा सीधा वो फायदा मुझे बताओ। बेटा, फायदा गिनना व्यापारी का काम है, सेवक का नहीं। मैं तो बस यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ, और लोगों की दुआ मिलना, लोगों की खुशी, उनका चेहरे का सुकून, यही मेरा फायदा है। और इस फायदे के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक ढाबा चलाना चाहता हूँ। चलो मान लिया, पर कोई तो पैसा देता होगा ना, वरना ये सब कैसे चलता है? और अपने मुनाफे के बदले ही तो ये सब करते होंगे ना आप? गांव वाले दान कर जाते हैं, कोई आटा, कोई सब्जी, कोई थोड़े पैसे, सब मिलाकर माँ की रसोई चलाते हैं। और इसमें मेरा यही मुनाफा है कि लोगों का पेट भरते भरते मुझे भी दो वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। दुनिया में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? बाबा ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो तो खुद अपनी थाली छोड़कर दूसरों को दे देते हैं। तुम तो बाबा के साथ ही रहती हो, तुम्हें भी जरूर कुछ मिलता ही होगा, तभी तो तुम बाबा की चमची बन रखी हो। सच सच बताओ। आप शहर से आए हो, आपको ये छल कपट ये सब पता होगा, लेकिन हरिदास बाबा ऐसे नहीं है। आप इतने दिनों से ढाबे पे चक्कर लगा रहे हो, गांव वालों से ढाबे के बारे में पूछ रहे हो, हमें क्या कुछ पता नहीं है? आपको कहीं से कुछ नहीं पता चला तो आप यहाँ आ गए इल्जाम लगाने। अब बेटा, अगर तुम्हें हम पर इतना ही शक है तो हमारे साथ ही रह लो। 4 दिन हमारे साथ रहोगे, हमारी जिंदगी देखोगे तो समझ जाओगे। रवि अब ढाबे में रहने के लिए मान जाता है और वो ढाबे में रहकर ढाबे की सच्चाई जानने लगता है। कई दिनों बाद रवि अब समझने लग रहा था वहाँ का सब कुछ। ऐसे ही एक शाम खाना लगभग खत्म हो चुका था, तभी एक थका हारा किसान आता है। बाबा, कुछ बचा है क्या? सुबह से एक दाना नहीं खाया, बहुत भूख लग रही है, चक्कर भी आ रहे हैं, कुछ खाने को हो तो दे दो। अरे, तुम ढाबे पर आए हो, ये लो खाना। बाबा अपनी थाली की तरफ देखते हैं। उसमें थोड़ी दाल और एक रोटी बची है। वो अपनी थाली उठाकर उस किसान को दे देते हैं। ये लो बेटा, खा लो। पर बाबा, ये तो आपकी थाली है, आप क्या खाएंगे?
जब तुम्हारा पेट भरेगा तभी तो मेरा दिल भरेगा। किसान रोते रोते रोटी खाता है। आसपास खड़े लोग भावुक हो जाते हैं। रवि ये सब देखता है और चौंक जाता है। ये सचमुच अपनी भूख मारकर दूसरों को खिला रहे हैं। मैंने इन्हें गलत समझा। ऐसे भले इंसान दुनिया में कम होते हैं। रवि को अब बाबा की अच्छाई और नेक दिली पर भरोसा हो जाता है। दिन निकलते हैं। गांव का एक आदमी पंडित दयाराम अपने चमचों के साथ बैठा होता है। ये बूढ़ा बाबा सबको मुफ्त खाना खिलाकर मेरा होटल बंद करवा देगा। लोग मेरे यहाँ आना बंद कर दिए हैं और ऊपर से उसकी अच्छाई की वजह से अब हर दूसरा कोई आते जाते मुझे टोक देता है। सही कहा पंडित जी। आपके होटल की थाली तो 100 रुपए की है और वो 10-5 या मुफ्त में खाना खिलाता है। लोगों को तो वैसे भी मुफ्त में ही चाहिए होता है। तो खेल खेलना पड़ेगा। इल्जाम लगाओ, कहो कि बाबा चोरी का राशन इस्तेमाल करता है। देखना, कल तक ढाबा बंद। और हाँ, इल्जाम ऐसा कि हमारे ही कोई आदमी गवाही दे रहे हैं। पैसे खिलाने पड़े तो खिला देना। वाह पंडित जी, राजनीति का यही असली रंग है। आपके होते हुए कोई आपका होटल बंद करवा सकता है क्या? बाबा पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अगले दिन पुलिस और ऑफिसर आते हैं। लोग काफी हंगामा करते हैं। शिकायत मिली है कि यहाँ चोरी का माल इस्तेमाल हो रहा है। ढाबा फिलहाल सील किया जाता है। साहब ये सब झूठ है। बाबा तो खुद भूखे रहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, सच छुप नहीं सकता। भीड़ गुस्से में है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। ढाबा बंद हो जाता है। रवि ये सब देखता है और सोच में पड़ जाता है। मैं सोचता था बाबा धोखेबाज है, लेकिन यहाँ तो सच्चाई उल्टी है। अब इनकी मदद करनी होगी। रवि अपने फोन से वीडियो बनाता है। दोस्तों, ये है बाबा हरिदास, जिन्होंने सालों से भूखों को खिलाया। ये ढाबा दान से चलता था, लेकिन राजनीति ने इसे बंद करवा दिया। अगर आप इंसानियत में विश्वास रखते हैं तो इनकी मदद करें। वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर हैशटैग माँ की रसोई ट्रेंड करने लगता है। लोग चारों तरफ से दान भेजते हैं। कोई आटा, कोई सब्जी, कोई पैसे, और साथ ही हर कोई अब बाबा की रिहाई चाहता है। और जनता की आवाज दबती नहीं। बाबा को रिहाई मिलती है, पर बाबा का मन जेल जाने के बाद दुखी रहता है, जिस कारण वो जल्दी ही दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। रवि और चुटकी मिलकर बाबा के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद नया ढाबा खुलता है। बाहर बोर्ड लगा है, गरीब की थाली सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए में खाना, दान से चलती सेवा। रवि और चुटकी मिलकर खाना बांटते हैं। दीवारों पर बाबा हरिदास की फोटो लगी है। नीचे लिखा है, पेट भरना आसान है पर दिल भरना मुश्किल। बाबा ने दोनों किया। देखो भैया, बाबा का सपना फिर से जी उठा। हाँ चुटकी, अब ये ढाबा सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरेगा। जिसके बाद वो ढाबा भी खूब चलता है। मॉरल: जिंदगी सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, बांटने से भी इंसान बड़ा होता है।